अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है एसएलओ नंबर 9.3.3 विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ज़रा सा मैं अपनी प्रीवियस क्लास को रिकैप कर लूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन की थी और आखिर में हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे वो ये आए थे कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस इक्वेशन में हमारा जो प्रोडक्ट था वो C और D था, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट A और B थे। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि अगर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या तो कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो अगर X, Y और M और N होंगे, लिहाजा जब हम इसको Kc की एक्सप्रेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमेशा जो कोफिशिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वो यहाँ पर एक्सपोनेंट यानी पावर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर M आ जाएगा, यहाँ N और X के A की जो एक्सपोनेंट होगा वो A का एक्सपोनेंट X होगा और B का Y हो जाएगा। लिहाजा यहाँ तक हम बात प्रीवियस क्लास में कर चुके थे कि हाउ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आएगी और इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं बच्चों तो ये कुछ यूँ बताएगी आपको कि Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन के लिए आपको अगर Kc की एक्सप्रेशन लिखनी हो, इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc को कहते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो होती है केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन मैंने इस पर ये लिखा है हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ N2 प्लस H2, ये मिलके बना रहे हैं NH3, तो अगर आप बैलेंस करें इक्वेशन को तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से बैलेंस हो गई है। और अब अगर मैं कहूँ आपसे, ये हमारा एसएलओ है जो कि 9.3.1 और 9.3.2 को कवर कर रहा है। ठीक है, 9.3.1 में हमने ड्राइव किया इसका फॉर्मूला, जो कि आज मैं रिकैप दे रहा हूँ आपको इसका पूरा। इसके अलावा 9.3.2 में हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके यूनिट्स हमने निकालना सीखे थे। ठीक है, ये तमाम लेक्चर हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसके लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बना के दिखाएं, तो आप कहेंगे सर हमें ये पता है कि Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो इस इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, तो हम लिखेंगे NH3 और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NH3 के जो नंबर ऑफ मोल्स थे या अमोनिया का जो कोफिशिएंट था वो 2 है। एक बैलेंस इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो अमोनिया का कोफिशिएंट है वो 2 है, लिहाजा हमने 2 इसकी पावर लिख दी। और जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो हमेशा डिनोमिनेटर में होंगे, N2 और H2। ठीक है, H2 का कोफिशिएंट 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने का तरीका ये है। और इसके अलावा कोई भी रिएक्शन आता है तो आप लोग उसकी एक्सप्रेशन इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि आपको जनरल और थंब रूल पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो होता है। यानी जितने भी प्रोडक्ट है हमारे पास C, D आगे अगर 2 और भी अगर मैं प्रोडक्ट बना दूं तो तमाम तर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास न्यूमरेटर में आएगी, जबकि जितने भी रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट हो, 1 रिएक्टेंट हो, 3 रिएक्टेंट हो, तमाम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आती है। इसका मतलब होगा Kc इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ख्याल रखा जाता है जब भी इसकी एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा इसकी पावर्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास के अंदर यूनिट्स पढ़े थे कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इसके केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन होती है मोल पर dm3। किसी भी आप Kc का यूनिट्स निकालने के लिए डिपेंड करता है उसके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कितने हैं, उसकी पावर क्या है। ठीक है, याद रखिएगा
केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc का यूनिट हमेशा सेम नहीं होता, या आप उसको याद करके नहीं जा सकते, ये हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए आपको फर्दर कैलकुलेट करना होगा। यानी आपके एसएलओस के अंदर भी ये है कि स्टूडेंट्स को डिटरमाइन करना आना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट। तो आइए इस रिएक्शन के लिए हम करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने किया था और इधर फिर से बता दूँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोसेस के लिए जो रिएक्शन चल रहा है रिवर्सिबल, इसके लिए मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट निकाल के दिखाएं, तो सबसे पहले यूनिट लिखने के लिए आप एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से आएगी। उस एक्सप्रेशन बनाने के बाद जहां जहां आपको कंसंट्रेशन का साइन दिख रहा है वहां पे आप पुट कर देंगे मोल पर डीएम क्यूब। तो अब जरा देखें, यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब है, यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, जबकि न्यूमरेटर में मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है और यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब की पावर 4 हो जाएगी। 3 पावर है हाइड्रोजन के ऊपर और 1 पावर है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। जब इनको बेसिस सेम और पावर को ऐड करोगे आप तो 3 + 1 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आसान अल्फाजों में मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे सर अमोनिया का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन का, उसके ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नीचे अगर बात करूं तो लिखा हुआ है मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर लिखी हुई है 4 क्यों, 3 + 1 4 पावर हो गई, लिहाजा यहाँ 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और इस वक्त Kc का जो यूनिट आएगा वो आएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। अब आप देखिए फाइनलाइज करते हैं यहाँ पे यूनिट को, जब स्क्वायर मोल के ऊपर आएगा तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर डीएम क्यूब के ऊपर आएगा तो डीएम 6 हो जाएगा, लिहाजा इस वक्त इसका यूनिट बनेगा 1 मोल स्क्वायर पर डीएम क्यूब 6। और जाहिर सी बात है अगर आप देखें 1 में एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल होगा और डीएम क्यूब फर्दर ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि बताएं इस रिएक्शन में Kc का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या आया, तो आप मुझे कहेंगे सर इसका यूनिट आया मोल -2 × dm6, ठीक है। dm6 यहाँ पर रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, जबकि मोल डिनोमिनेटर में है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो मोल -2 की पावर में आ जाएगा। लिहाजा आप कहेंगे सर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो Kc के यूनिट्स हैं वो मेरे पास ये आए हुए हैं, ठीक है। लिहाजा जो समझाने वाली बात है वो आपकी ये है कि Kc का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो हर रिएक्शन के लिए अलग हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या चीज़ें हैं और उसकी पावर कितनी है, उसी हिसाब से कैंसिलेशन होगी यूनिट की और आपका यूनिट जो है डिटरमाइन हो जाएगा। लिहाजा ये हमारे 9.3.1 एंड 9.3.2 को हल्का सा मैंने फर्दर रिवाइज कर दिया ताकि आपकी जो है इस टॉपिक से कनेक्टिविटी बनी रहे। आज जो टॉपिक है मेरा वो 9.3.3 है, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ Kc। यानी Kc को हमने डिटरमाइन कर लिया, अब हमें ये समझना है कि Kc की वैल्यू को हम यूज़ कहाँ करेंगे, यानी हाउ टू अप्लाई दीज वैल्यूज़, और उसका यूज़ हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, हम उसे क्या क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। नंबर 1 एप्लीकेशन है द वैल्यू ऑफ Kc इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी Kc की वैल्यू की मदद से हम अपने रिएक्शन की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला यूज इसका ये है। दूसरी एप्लीकेशन हम ये एप्लीकेशन समझने के बाद आपको बताएंगे, विच इज़ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि हमारा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और किस हद तक हमारा रिएक्शन बाकी है, हम ये भी पता कर सकते हैं Kc की वैल्यू से। तो आइए हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट एप्लीकेशन ये है हमारे पास कि हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। हमें डायरेक्शन समझने के लिए कि डायरेक्शन रिएक्शन की किस तरफ है, आइदर इट इज़ राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, या हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है या बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, या हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ये बात हमें बताएगी Kc की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन समझने के लिए आप सबको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ Qc एंड व्हाट इज़ Kc। बहुत से बच्चे Qc एंड Kc में फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है, और कुछ बुक्स के अंदर Qc एंड Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ बुक्स के अंदर Kc और Kc डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैं आपको Qc से लेके चलूँगा, चूँकि हमारे सिलेबस के अंदर 9.3.3 में जो जिक्र किया गया है आखान बोर्ड वालों ने, वो Qc का जिक्र किया गया है। व्हाट इज़ Qc? Qc इज़ बेसिकली द रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इट इज़ बेसिकली द रिएक्शन कोशेंट। एंड व्हाट इज Kc? Kc आपको सबको पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जबकि ये रिएक्शन कोशेंट है।
दोनों का फॉर्मूला क्या है? दोनों का फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, याद रखें आप बात वाली, केसी हो या क्यूसी हो, दोनों का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। लिहाजा क्यूसी का फॉर्मूला भी है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और वो भी है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप कहेंगे सर हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन केसी एंड क्यूसी, अगर दोनों का फॉर्मूला एक है तो आप इसको रिएक्शन कोशेंट क्यों कहते हैं और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों कहते हैं? तो आइए पहले इस बात को डिटेल में आज क्लियर कर लें हम सब अपने जहनों में कि क्यूसी और केसी में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, यानी हम प्रेडिक्ट करेंगे डायरेक्शन, तभी हमें बात समझ में आएगी। अगर मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि क्यूसी की वैल्यू जब बड़ी हो और छोटी हो तो इस तरह की हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर का। तब फ़ायदा होगा जब हम टोटली अंडरस्टैंड करें इस कॉन्सेप्ट को कि क्यूसी क्या है और केसी क्या है, ठीक है। आइए किसी भी एक रिएक्शन के लिए मैं एक बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं एक रिएक्शन है A+B और नॉर्मल सा रिएक्शन लेते हैं C+D। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा इसकी मुझे केसी का फॉर्मूला बताएं, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बताएं, तो आप कहेंगे बेटा सर ये केसी जो है वो है CD यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है मेरे पास A&B, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास केसी की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब केसी होता क्या है? केसी इज द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, बहुत गौर से सुन रहे हैं बच्चे, कि जब रिएक्टेंट को मिलाया और प्रोडक्ट बना, फिर प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना, एक वक्त ऐसा आया कि इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जब इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया उस वक्त एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है उस वक्त मैंने सी की कंसंट्रेशन यहाँ रखी, डी की कंसंट्रेशन यहाँ रखी और ए बी की कंसंट्रेशन यहाँ रखी, भले वो इक्वल हो, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होगी वो मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा, और उससे जो मेरा आंसर आएगा वो कहलाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी की वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम पे निकाली जाती है। एट इक्विलिब्रियम जो भी हमारे पास किसी भी रिएक्शन का 10,000 रिएक्शन है, 10,000 रिएक्शन का अपना अपना केसी होगा और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी आप कहीं पर भी बैठ के रिएक्शन कर रहे हैं, मैं अपने पास इस रूम में बैठ के ये रिएक्शन कर रहा हूँ, आप अपने घर में रिएक्शन कर रहे हैं, अगर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो केसी की इस वैल्यू जो यहाँ पर निकली है ये वैल्यू अगर होगी तो मेरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मैंने इक्विलिब्रियम पे आने के बाद जब मेरा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया उस वक्त मैंने सी डी और ए और बी की कंसंट्रेशन निकाली, इनको डिवीजन किया, सॉल्व किया, मेरा आंसर आया केसी का 4, ठीक है। मैं एग्जांपल कर रहा हूँ तो मैं अपनी जैसे वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, मेरा केसी का आंसर आया 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 होगा कभी भी जब मैं ये रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा हूँगा, यानी ये रिएक्शन जब जब इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है, जब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो मेरी केसी की वैल्यू 4 आनी चाहिए, ठीक है। ये मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन ने बताया और कांस्टेंट ने बताया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब स्टार्टिंग होगी इस रिएक्शन की, जब मैं ए और बी मार्केट से खरीद के लेके आऊँगा और ए और बी का रिएक्शन करवाऊँगा, उस वक्त अगर मैं केसी निकालना चाहूँ तो मेरे पास 4 वैल्यू नहीं आएगी, मेरे पास कोई भी वैल्यू है कि 4 नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही मैं अगर कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ, कोई 2 रिएक्टेंट खरीद के लाया हूँ और उन्हें रेट करवा रहा हूँ, तो रेट करवाने पर अभी प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, ठीक है। अब अभी स्टार्ट हुआ मेरा रिएक्शन और आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा होती है? स्टार्टिंग में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम से हटकर, ठीक है, इक्विलिब्रियम से, इसका मतलब है नॉट एट इक्विलिब्रियम, किसी भी वक्त, एट एन इंस्टेंट, रिएक्शन के दौरान किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो निकाल रहे हैं तो वो केसी नहीं कहलाता, वो क्यूसी कहलाता है, दैट इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा था एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे आप प्रोडक्ट, देखो ये तो ये मैंने ये मिटा दिया, ठीक है, सी डी अपॉन ए बी यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ठीक है बच्चों, दोनों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। कौन डिसाइड करेगा कि ये केसी है या क्यूसी है? वो डिसाइड करेगा हमारा टाइम जिस वक्त हम
केसी की वैल्यू को निकाल रहे होंगे, या हमें केसी नहीं कहता, जिस वक्त हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशो को कैलकुलेट कर रहे होंगे उस वक्त पे डिपेंड करता है केसी है या क्यूसी है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पर, इसका मतलब है वो वैल्यू हमारी केसी होगी। और अगर मैं बात करूं कि हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी सी डी ओवर ए बी, अगर हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को मेजर कर रहे हैं एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट से मुराद किसी भी लम्हे आप अगर इसको नोट कर रहे हो तो वो चीज़ केसी नहीं क्यूसी कहलाएगी। ठीक है, क्यूसी भी होता है रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, केसी भी होता है रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन ये हमेशा फिक्स वैल्यू होगी, इसकी कभी चेंज नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ए बी प्लस सी डी के लिए हमेशा 4 है। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने एक अमोनिया की एग्जांपल दी थी आपको, जिसमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया बन रहा था। मैं कहूँ कि भाई अमोनिया वाला जो रिएक्शन उसका जो केसी है वो है 1.4। इसका मतलब है कि दुनिया जहान में जहाँ भी हम ये काम कर रहे हैं, जो केसी फॉर अमोनिया है वो हमारे पास 1.4 है। केसी की वैल्यू फिक्स होती है, वो हमें ऑलरेडी नोन होती है कि इस वैल्यू पे आके केसी की हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा। अगर हमारी एट एन इंस्टेंट निकालते हुए केसी की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, इसका मतलब है हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हम किसी इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है केसी की वैल्यू, वो केसी की वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये कॉपी कर लें अपने पास कि जब भी हम इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो केसी कहलाएगा, लेकिन जब हम किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो हमारे पास क्यूसी कहलाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं एप्लीकेशन पे जाऊँगा कि क्यूसी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है और इनके रिलेशन से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हरिए आप इसको कॉपी कीजिए। आइए अब इसकी हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने लग जा रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि क्यूसी की वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाए केसी से। ठीक है, एक रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन की केसी की वैल्यू निकाली, एक ही रिएक्शन की क्यूसी की वैल्यू निकाली। अगर मेरी क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा आ जाए केसी से तो मेरे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, मुझे ये बताना है आपको। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, मैं यहीं पे बताऊंगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और एक एग्जांपल अपने जहन में उठा लेते हैं और उसी को फोकस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये उठाता हूँ जो भी मैंने आपके सामने ली थी एग्जांपल कि ए और बी, सी और डी बना रहा है। ठीक है बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि ये पूरा जो रिएक्शन है अगर ये इक्विलिब्रियम पे पहुँचता है, एट इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर जो इसकी वैल्यू निकलेगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की, वो केसी की निकलेगी और वो है 4। ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एग्जांपल समझा सकूँ कि कैसे अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा रिएक्शन किस साइड जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। आइए, मेरे पास केसी की वैल्यू 4 है। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि एक क्यूसी की वैल्यू मेरी क्या आई है, ज़्यादा आई है केसी से। इसका मतलब क्या आई होगी, 4 से ज़्यादा आई होगी, या तो 4.5 आई होगी, 5 आई होगी, 6 आई होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हम फर्स्ट केस कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट केस में एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरी क्यूसी की वैल्यू 5 आई है और जो केसी की वैल्यू है उस रिएक्शन की जो कि फिक्स है, केसी की वैल्यू फिक्स होती है जो कि 4 थी। ये मुझे कहाँ से पता चलेगी, ये ऑलरेडी मुझे पता है। मुझे पता है कि मैं अमोनिया बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं CD बना रहा हूँ, ए बी लेके आता हूँ मार्केट से और CD बनाता हूँ और मेरा प्रोसेस ही चलता रहता है। मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री में ये प्रोसेस हो रहा है और उस इंडस्ट्री में इस प्रोसेस का जो केसी है यानी इक्विलिब्रियम पे जब ये रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो है वो हमारा 4 है, ये मैं जानता हूँ। और अब मैंने सुबह कंपनी स्टार्ट हुई है, अब दोपहर के 2 बजे 3 बजे मैंने मालूम करना चाहा, क्या मालूम करना चाहा कि मेरी रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, या मेरा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। तो मैं जाहिर सी बात है, अगर एक इंडस्ट्री में एक प्रोसेस चल रहा है तो उसके बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। ठीक है, 2-3 फ्लोर्स के कंटेनर्स बने हुए, तो हम वहाँ कंटेनर के अंदर जाके नहीं देखेंगे केसी की वैल्यू क्या चल रही है, हम नोट डाउन करेंगे कि क्यूसी क्या है हमारा, यानी वो हो गया एट एन इंस्टेंट। ठीक है, दोपहर को 3 बजे एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपनी कंपनी में एक रिएक्शन चल रहा है, A+B बना रहा है C+D, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कि दोनों साइड पे ये चल रहा है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट दोपहर को 3 बजे अगर ये मालूम करना चाहता है कि उसकी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो वो क्या निकालेगा, वो निकालेगा QC। क्यों, KC तो उसे पता है, वो हमेशा 4 है।
अब वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो क्यूसी निकालने गया, क्योंकि क्यूसी क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मतलब है 3 बजे निकाले, 4 बजे निकाले, ठीक है, शाम को 6 बजे निकाले कि क्या है क्यूसी। क्यों निकाल रहा है क्यूसी? ओनली टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब जो है उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो केस क्यूसी निकाला है, तो क्यूसी ने ये बताया कि भाई आपका जो क्यूसी है ना वो 5 आ रहा है। तो फौरन से इंडस्ट्रियलिस्ट क्या एनालाइज करेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट ये एनालाइज करेगा कि मेरा क्यूसी 5 है जो कि केसी से ज़्यादा है, ठीक है। अब वो सिर्फ इन दो चीज़ों से अपनी जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो डिटरमाइन कर लेगा। क्यूसी के ज़्यादा आने का मतलब ये है, बहुत गौर से बात सुनिए बच्चों आपने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो 4 था, तो ये इक्विलिब्रियम पे था। अब 5 हो गया, 5 होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो रेशो है वो बढ़ गया। बात को बहुत गौर सुनेंगे बच्चों आप लोग, 4 से वो 5 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर बढ़ा आपका या डिनोमिनेटर बढ़ा? अगर क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से बड़ी हो गई है, इसका मतलब है दोनों सेम चीज़ें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर केसी की वैल्यू कम है और क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आप क्या बोलेंगे? सर इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया है और रिएक्टेंट कम हो गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सर क्यूसी बेसिकली इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तभी हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़कर आपको इंक्रीज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, आपको क्या अंदाज़ा होगा, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या अंदाज़ा होगा कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी होने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है मेरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अब रिएक्शन किस तरफ आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे मुझसे पूछें आप कि सर इस वक्त डायरेक्शन क्या होगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट देखते ही बता देगा क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा ही है, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगा या रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी रिवर्स और बैकवर्ड, ठीक है। द डायरेक्शन विल बी रिवर्स और बैकवर्ड, रिवर्स और बैकवर्ड। यानी जब भी आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा हो या जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक है केसी की वैल्यू जो कि हमेशा फिक्स होती है। एट एन इंस्टेंट पे किसी भी लम्हे अगर आप क्यूसी निकालो और क्यूसी ज़्यादा आ जाए, तो क्यूसी ज़्यादा आने का मतलब सिर्फ ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये बैकवर्ड आएगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। और ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा होगा। यानी अगर मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा आई है, इसका मतलब है मेरा रिवर्स रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा या मेरे रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बैकवर्ड होगी। इसी को अगर मैं रिवर्स कर लूँ और मैं आपसे कहूँ कि बेटा मेरा जो बी एप्लीकेशन है वो ये है कि क्यूसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाए केसी से। इसका मतलब क्या है? क्यूसी की वैल्यू मेरे पास बी पार्ट में मैं कहूँ क्यूसी की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाए, जबकि केसी क्या रहेगा? केसी हमेशा 4 ही रहेगा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एक ही रहता है। अब हम कहें कि सर क्यूसी की वैल्यू कम हो गई है, केसी की 4 थी, क्यूसी कम हो गया, तो आप कहेंगे सर केसी और क्यूसी एक ही चीज़ थी। अगर ये 4 से 3 हो रहा है यानी कम हो रहा है, कम होने का मतलब ये है कि इस दफ़ा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में आप कहेंगे सर अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना तभी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन खुद बहुत 4 से कम हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, या रिएक्शन का रेट कहाँ शिफ्ट होगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ क्यूसी द वैल्यू ऑफ क्यूसी इज लेस देन केसी, तो आप कहेंगे जब भी क्यूसी की वैल्यू लेस होगी केसी से तो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन will be forward
ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको। आप बुक का लेक्चर रीड करें, बुक में आपको टॉपिक दिया गया उसको आप ब्रीफली रीड करें तो आपको यही सारे पॉइंट मिलेंगे। क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, जब क्यूसी की वैल्यू कम होगी केसी से तो हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, यानी वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका तमाम के तमाम इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप राइट लेफ्ट भी कह सकते हो कि क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि रिएक्शन लेफ्ट साइड पे जा रहा है। डायरेक्शन को लेफ्ट राइट भी कह सकते हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कह सकते हैं आप। जब केसी क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी केसी से तो आपका रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा या रिवर्स और बैकवर्ड मूव करेगा। लेकिन जब क्यूसी की वैल्यू कम होगी केसी से उस वक्त आपका रिएक्शन फॉरवर्ड यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, और आखिरी इसकी एप्लीकेशन रह गई विच इज़ जब हमारी क्यूसी की वैल्यू बराबर हो जाएगी केसी के। ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि जब हमारी क्यूसी की वैल्यू 4 हो जाएगी जबकि केसी की वैल्यू तो ऑलरेडी 4 है जो कि कांस्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे या आप या इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहेगा, उसने दोपहर 3 बजे या शाम 5 बजे जब वैल्यू चेक की कि क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, और उसको ये पता चला कि मेरे रिएक्शन का जो एट एन इंस्टेंट मैंने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो निकाला वो 4 आया, फिर वो चेक करेगा कि क्या इस रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 4 है, तो वो किस नतीजे पे पहुंचेगा, वो कहेगा कि इसका मतलब है कि इस वक्त मेरे रिएक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं है, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, वो इस वक्त इक्विलिब्रियम पर है। तो आपने देखा कि 4 केसी की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज कौन होगा, क्यूसी चेंज होगा, क्योंकि क्यूसी वो रेशो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो किसी भी इंस्टेंट पे निकाला जाता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है केसी से, वो कम भी हो सकता है और वो इक्वल भी हो सकता है। जब हमारा क्यूसी इक्वल होगा केसी के तो हम कहेंगे इस वक्त रिएक्शन क्या है, एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है बच्चों, इस वक्त हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे काम कर रहा है। तो यहाँ हमने फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे दूसरी एप्लीकेशन की तरफ विच इज़ प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आइए हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ विच इज़ प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आप बताएंगे किस हद तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट नहीं होगा, हमारे रिएक्शन में क्या सूरत हाल है। ये बताने के लिए हमारे पास फिर केसी की वैल्यू कारआमद साबित होती है और केसी की वैल्यू को देखते ही हम ये डिटरमाइन करवाते हैं कि हमारा रिएक्शन किस साइड पे है, किस तरफ जो है वो कितना उसका एक्सटेंट है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस समय 3 पार्ट्स हैं। जब केसी की वैल्यू न्यूमेरिकली बहुत लार्ज होगी, यानी जो केसी की वैल्यू मैंने आपको बताया केसी की वैल्यू 4 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, यहाँ कह रहा है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, बहुत स्मॉल है और बहुत मॉडरेट है, तो हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरह हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। वो कह रहा है कि जब केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, अब आप बताएं केसी क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं कि केसी क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और आगे भी इसी तरह प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ जो समझाने की बात है बच्चों को ये है कि वो कह रहा है कि लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है, और कितनी लार्ज, अगर आप बुक में देखें तो लार्ज वैल्यू को यहाँ पर नोट किया गया है 2.2 10⁻22। आप देख सकते हैं केसी की जो लार्ज वैल्यू बताई गई है वो कितनी लार्ज है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखकर कि 2.2 10⁻22, यानी आप यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट करें तो 2021 जो है यहाँ पर जीरोस अगर आप लगा देंगे तो ये वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, केसी होता क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होगा कि केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पर आते आते सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है। ठीक है, चूंकि केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होने का मतलब है न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। डिनोमिनेटर को बहुत छोटे होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ना होने के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो और सारे का सारा प्रोडक्ट बन चुका हो, ठीक है, उन तमाम रिएक्शन की केसी की वैल्यू जो होती है इक्विलिब्रियम पे वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे तमाम के तमाम रिएक्शन के बारे में, उनके एक्सटेंट के बारे में ये कहा जाता है कि दीज रिएक्शन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं
ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये एग्जांपल देते हैं A + B अगर C + D बना रहा है और मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको हल्की सी, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करें मैं इसके जो है वो 1000 मॉलिक्यूल लेके आया था, इसके भी 1000 मॉलिक्यूल लेके आया था, इनिशियली इसके 0 थे, ठीक है। फिर आपको पता है कि आस्ता आस्ता रिएक्टेंट कम होना शुरू होता है, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू होता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन स्टार्ट होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर होता है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, वो वक्त कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से याद करें आपको ये समझाया, जरूरी नहीं है कि उस वक्त तमाम रिएक्टेंट तमाम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होंगी। किसी वक्त भी किसी भी कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश हो सकता है। शर्त सिर्फ इक्विलिब्रियम की होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाता है। तो सपोज करें इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ वो कब हुआ, इसके 2 मॉलिक्यूल रह गए, इसका 1 रह गया, बाकी सब के सब चले गए, यहाँ पे चले गए 999 और 998। तो अब आप मुझे बताएं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, ये मैं बोलूँ कि ये सूरत हाल कब हुई हुई है, इक्विलिब्रियम पे। ये सूरत हाल कब हुई हुई है, एट इक्विलिब्रियम। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो मुझे ये नजर आ रहा है कि एट इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, तकरीबन हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे रिएक्टेंट है वो ना होने के बराबर है, जबकि सारे का सारा प्रोडक्ट बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी। आप निकालें अभी भी आपको अंदाजा हो जाएगा। केसी क्या होता है बेटा, केसी होता है इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, सी और डी। अब सी और डी को मल्टीप्लाई करो, 999 मल्टीप्लाई बाय 998 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप सोचेंगे 999 को जब 998 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी बढ़ के आएगी आपके पास। तो आप ये सोचें कि केसी की वैल्यू ज़्यादा कब आती है, बहुत लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू कब होती है, जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाए, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाए। यानी हमारे पास रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की तादाद बहुत कम रह जाए, उसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत मामूली सी रह जाए, नेग्लिजिबल रह जाए, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। सारे का सारा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाए, उस वक्त जो केसी की वैल्यू आती है बहुत लार्ज होती है। तो इस वक्त हम सिर्फ एक जुमला लिखते हैं अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, हमारा रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमने केसी की वैल्यू को यूटिलाइज करके प्रिडिक्ट कर लिया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह चलते हैं केसी की वैल्यू जब बहुत स्मॉल हो जाए। बहुत स्मॉल का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर इतनी स्मॉल का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो फौरन से इक्विलिब्रियम पे आ गया। फौरन से इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिएक्टेंट अभी बहुत सारा बाकी था, प्रोडक्ट थोड़ा सा ही बना था कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। आइए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल दूंगा A + B C + D। आपने इसके हजार मॉलिक्यूल लिए थे, मोल दिए थे, 0 थे। इक्विलिब्रियम पे आने पर एट इक्विलिब्रियम A के पास बच गए 999 और B के पास बच गए 998। जबकि मैं पूछूंगी C और D में कितना क्या, आप बोले C में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जा सके और D में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जा सका, बाकी सब का सब रिएक्टेंट में रह गया। तो आप कहेंगे सर ये और आगे नहीं जाएगा। बेटा जाएगा ज़रूर, लेकिन जैसे ये जाएगा ये फिर से यहाँ आ जाएगा, जैसे ये जाएगा फिर से यहाँ आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा केसी की वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो आप क्या बोलेंगे, सर केसी की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 999 मल्टीप्लाई बाय 998। अब आप बताएं केसी की वैल्यू कितनी स्मॉल आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी केसी की, जो क्या बताएगी आपको कि अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी अभी जो है हमारे पास रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट में अभी बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल गए हैं, ठीक है। जब केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्टेंट अभी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा रिएक्टेंट तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा आप दोनों की एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। बुक में अगर आप देखें तो एग्जाम्पल दी गई है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 K। इसका मतलब ये हुआ कि पहली एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जो ऑक्सीडाइज करते हैं उसमें केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। यानी जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो वो सारे का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड को वो प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ले जाएगा। इसका मतलब हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। जबकि दूसरी एग्जांपल दी उसने अमोनिया की, कि अमोनिया को अगर आप ब्रेक करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो इसमें केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि
रिएक्शन जो है, रिएक्शन में अमोनिया का जो कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा होती है। अमोनिया चूँकि एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जब जब ज़्यादा होगी आपके पास, तो आप यही कहेंगे कि Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास Kc है। अगर रिएक्टेंट यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और न्यूमरेटर जो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, तो हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी और उस स्मॉल वैल्यू पे हम यही कहेंगे कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते, कभी कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं सकते। क्योंकि आप खुद देखें, स्टार्ट होते ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब ये जब भी यहाँ जाएगा ये वापस यहाँ आ जाएगा, जब भी यहाँ जाएगा वापस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड के। लिहाजा अब ये फर्दर आगे इस तरह से नहीं जा सकेगा और ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जबकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्सीडेंट ऑफ रिएक्शन में क्या प्रेडिक्ट करेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड इट नेवर गोज टू द कंप्लीशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। आखिरी बात है यहाँ पर मॉडरेट वैल्यू। जब Kc की वैल्यू आपके पास मॉडरेट होगी, मॉडरेट का मतलब क्या है, वो वैल्यू जिसमें हम अभी काम करते हैं, 4 हो गई, 5 हो गई, 20 हो गई वैल्यू, Kc की 10 हो गई, इस तरह की वैल्यूज़ में अगर हम बात करें तो वो मॉडरेट वैल्यूज़ कहलाती हैं। और मॉडरेट वैल्यू का मतलब है कि कंपैरेबल है, दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों आपस में कंपैरेबल है। ये भी यही होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो Kc कहलाता है। वो कह रहा है कि मॉडरेट वैल्यू है। मॉडरेट का मतलब यह है कि जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसी के आसपास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ना तो बहुत बड़ा आएगा और ना ही बहुत छोटा आएगा, वो आएगा मॉडरेट। ठीक है, कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, A + B C + D। मैंने कहा था इसके 1000 मॉलिक्यूल है, इसके 1000 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 0 0 है। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि जब हम अपने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लेके आ चुके हैं, अब बताएं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं A के B के, तो आप कहते हैं सर 500 जो हैं वो A के हैं और 400 जो हैं वो B के हैं, जबकि 600 जो हैं C के हैं और 500 D के हैं। अब आप कहते हो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कंपेरेबल है, यानी अगर इक्विलिब्रियम पे आके पहुंचा है मेरा रिएक्शन, तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों की आपस में कंपेरेबल है। जितनी इसकी हैं लमसम 19-20 करके वो भी प्रोडक्ट की हैं। लिहाजा इससे जो Kc की वैल्यू आएगी वो मॉडरेट आएगी, ना ही बहुत ज़्यादा आएगी ना ही बहुत कम आएगी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम को मैनेज कर सकते हैं और ये बोथ साइड पे फॉलो करते हैं। ये फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा और इसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में कंपेरेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों एप्लीकेशन ऑफ Kc को कंप्लीट किया है। एक Kc की 2 एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने पहली एप्लीकेशन में हमने डायरेक्शन को इंडिकेट किया था कि हाउ टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपको 3 पॉइंट बताए थे QC के हवाले से कि QC Kc से बड़ा होगा, छोटा होगा और Kc के बराबर होगा। लिहाजा इसी तरह हमने दूसरी एप्लीकेशन की कि जिसमें हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसकी भी 3 पार्ट्स थे कि Kc की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, न्यूमेरिकली बहुत स्मॉल होगी और मॉडरेट वैल्यू होगी, और दोनों चीज़ों में हमने Kc की एप्लीकेशन को सीख लिया है। ठीक है, होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। किसी का भी कोई सवाल हो तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपके उस जवाब या उस क्यूरी का जवाब आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।